Hello students and welcome to a fresh video of Education World. गाइस, आज का अपना लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज अपन चैप्टर नंबर 4 सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स पढ़ने वाले हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का। ये पॉलिटिकल साइंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर अपन डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एजुकेशन वर्ल्ड पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ये ऐसे वीडियोस मैं जल्दी बनाता नहीं फॉर क्लास 10 स्टूडेंट, एक प्रॉपर लाइव लेक्चर्स में लेता हूँ, बट अपने पास टाइम बहुत लिमिटेड है और अपने को बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर करना है। दैट्स वाई यहाँ पर मैं एक PDF फॉर्मेट में आपके लिए चैप्टर को लेके आया हूँ। ये चैप्टर में जो कुछ भी आपको ये PPT में दिखने वाला है वो सब मैंने अपने हैंडमेड नोट्स से बनाया। सो यहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया है होप करता हूँ आप सबको हर एक चीज़ समझेगा। एडिशनली आपको मैं ये भी बोलता हूँ स्टूडेंट्स की हो सके तो अपने साथ एक नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेन लेके बैठना, ताकि आपको जो जो PDF में दिखे या PPT में दिखे वो सब आप लिख पाओ। चलिए बिना देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वापस एक बार बता देता हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे शॉर्ट नोट्स और बहुत सारे फ्लो चार्ट्स वगैरह आपको आ सकते हैं। सो चैप्टर का नाम है अपना सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? आंदोलन, किसी चीज़ के अपने किसी हक के लिए लड़ना, अपने किसी हक के लिए आंदोलन करना, स्ट्राइक करना, मोर्चा निकालना, इसी को अपन बोलते हैं मूवमेंट्स। सोशल तरीके से यानी सोशली अपने को कुछ चीज़ की ज़रूरत थी, अपने सोसाइटी में उस चीज़ की नीड थी, इसलिए आइदर पॉलिटिकली यानी पॉलिटिक्स के रिलेटेड हम लोगों ने कुछ चीज़ें की थी। पॉलिटिकल्स यानी हमारा जो गवर्नमेंट था वो हम लोग उनसे नाराज़ थे, हम लोग गवर्नमेंट से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे और गवर्नमेंट हमारी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर रहा था। इन्हीं चीज़ों को लेकर ये जो अपना चैप्टर है, ये चैप्टर अपना है। ये चैप्टर के ऊपर अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर कुछ आपको इमेजेस वगैरह दिख रहे हैं। वी नीड अ चेंज, मतलब सोसाइटी में कुछ डिफरेंट चेंजेस लाना है, तब अपन मूवमेंट करते हैं या फिर किसी एक सब एनक्लोज आते हैं, ग्रुप में आते हैं और अपने हक के लिए कुछ किसी चीज़ की मांग रखते हैं। चलिए गाइस, चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। ऊपर जाता हूँ अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है व्हाई अ मूवमेंट। हम लोग को आंदोलन क्यों करना है? क्यों करना है इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखेगा और मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट वाइज लिखे हैं। होप्स आपको इस सारे का सारा पॉइंट समझ में है। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। ओके, गिव मी अ मिनट, या जूम करता हूँ मैं और यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक समझाता हूँ। पहला अपना पॉइंट बोलता है सम पीपल फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इशू एंड परस्यू इट। बहुत सारे लोगों को एक किसी चीज़ को लेके इशू रहता है, प्रॉब्लम रहता है और लोग उसको परस्यू करते हैं। परस्यू करना यानी क्या होता है? अपने चीज़ के लिए, अपने थिंग के लिए लड़ना। They organize people and try to pressurize the government to resolve that issue। मेरे को इशू है भाई कि है ना 31st डे के दिन बहुत सारे लोग ऐसे ही रैंडमली बाहर घूमते रहते हैं, लेट नाइट पार्टीज वगैरह करते हैं, जिससे वुमेन सेफ्टी को लेके मेरे को कंसर्न है। तो मैं वो चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकता है और ये आवाज़ को मैं गवर्नमेंट के ऊपर इसके लिए प्रेशराइज यानी प्रेशर डाल सकता है, जिसको गवर्नमेंट क्या करेगा? रिजॉल्व यानी सॉल्व करेगा वो। They constantly follow up on the issue, build public opinion about it। वो लोग पब्लिक का बात सुनेंगे, पब्लिक के ओपिनियन को बिल्ड करेंगे। These type of organized activities called a movement। एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर ये सब नहीं समझा रहेगा तो। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रुप में हो, ठीक है, आपको किसी एक चीज़ को लेके आपको कंसर्न है कि भाई फार्मर्स को लेके आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि भाई फार्मर्स बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, तो फार्मर्स के लिए आपको मोर्चा निकालना है। ये मोर्चा के लिए सबसे पहले आपको पीपल्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। आपने लोगों को कलेक्ट किया, लोगों को कलेक्ट करने के बाद लोगों को समझ में आएगा, मेरे को यही बताना था, लोगों को आपने बताया कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, लोगों को आपने बताया कि फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे हैं, क्या मेजर रीजंस है। ये सब जब लोगों को अपने आप समझ में आएगा तो सारे के सारे लोग जागरूक होंगे और लोग मूवमेंट करेंगे। जब ये मूवमेंट करेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और गवर्नमेंट हमारे मूवमेंट का जवाब देगा, वो चीज़ को सॉल्व करके, वो इशू को सॉल्व करके। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, इसीलिए दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटी को ही अपन बोलते हैं मूवमेंट। ये अगेन 2 मार्क क्वेश्चन है, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है अ मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ कलेक्टिव एक्शन विद अ स्पेसिफिक पर्पस। मैंने बोला ना, ऐसे ही अपन आंदोलन करते हैं क्या? नहीं,
ठीक है। आपने हिस्ट्री में लास्ट ईयर आपको 9th स्टैंड का अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा, हिस्ट्री में आपने एक मोमेंट पढ़ा था कि टेक्सटाइल मिल वर्कर्स स्ट्राइक्स पे निकल गए थे। क्यों? क्योंकि उनको दिवाली का बोनस चाहिए था, वो बोनस उनको नहीं मिल रहा था, या फिर बोल सकते हो जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना बोनस नहीं मिल रहा था, इसलिए वो स्ट्राइक पे गए। यानी आप ऐसे ही मोर्चा नहीं निकालते, आपका स्पेसिफिक पर्पस होता है और ये कलेक्टिवली लिया गया एक्शन रहता है। एक पर्सन नहीं ले सकता, एक पर्सन मोर्चा निकालने का तो कभी नहीं होगा, ये कलेक्टिव एक्शन होता है। मूवमेंट इज लॉन्च टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर इशू और प्रेशराइज द गवर्नमेंट। मूवमेंट हमेशा किया जाता है ताकि अपना इशू सॉल्व हो जाए या फिर गवर्नमेंट के ऊपर अपन प्रेशराइज कर सके। A movement requires people involvement and sustained effort to be successful. People का involvement होना ज़रूरी है, यानी लोग बोल सकते हो आपकी लोग जितना ज़्यादा जागरूक होंगे, जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, उतना ज़्यादा अपने को चांसेस है कि जल्दी अपना मूवमेंट सक्सेसफुल हो और गवर्नमेंट इसके ऊपर एक एक्शन ले। सच मूवमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। अपना डेमोक्रेसी है तो अपनी डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मूवमेंट ही है भाई, क्योंकि अगर हम लोग मूवमेंट नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। ओके, अपने को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया गया है और अपना डेमोक्रेसी भी यही बोलता है कि अपने हक के लिए लड़ो। ओके, डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स कम्स अंडर डिस्कशन थ्रू दिस मूवमेंट। अलग अलग प्रॉब्लम्स जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गया, या फिर वुमेन्स रिलेटेड इशू हो गया, फार्मर्स रिलेटेड इशू हो गया, किसी भी चीज़ का इशू हो गया, वो इस डिस्कशंस में सॉल्व हो जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ टू पे अटेंशन टू सच प्रॉब्लम। गवर्नमेंट को ऐसे सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर अटेंशन देना पड़ता है। आगे बढ़ता हूँ पीपीटी में ताकि आपको अपना नेक्स्ट पॉइंट समझ में आए। अब ये पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में है नहीं, बट मैंने अपने तरफ से इन्वॉल्व किया है ताकि आपको अच्छे से समझे। एडवांटेज ऑफ अ मूवमेंट, मूवमेंट्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, यहाँ पर मैं टोटल 1 2 3 4 5 पॉइंट में आपको लिख के दिया हूँ। आपको ये पाँचों के पाँचों पॉइंट याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1 बोलता है मेनी सोशल प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड बिकॉज ऑफ अ मूवमेंट। मूवमेंट की वजह से अलग अलग सोशल प्रॉब्लम, जो अपने सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रही है, सोशल यानी सोसाइटी प्रॉब्लम, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रही है वो डिस्कस होते हैं। द लीडर्स एंड द एक्टिविस्ट ऑफ द मूवमेंट प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट ऑन वेरियस इशू विच इज यूज टू फ्रेम फ्यूचर पॉलिसी। फ्यूचर पॉलिसी मतलब फ्यूचर में आने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन में इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इन चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। पीपल आर एम्पावर्ड, पीपल आर एम्पावर्ड का मतलब रहता है स्ट्रेंथ, पीपल गेट स्ट्रेंथ। ओके, किस चीज़ का स्ट्रेंथ मिलता है लोगों को? टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट यानी आंदोलन करना, राइट टू प्रोटेस्ट। अपने को एक फंडामेंटल राइट भी है कि अपने को जब चाहे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन निकाला, अपने को वो रूल एंड रेगुलेशन नहीं पसंद आया तो हम आंदोलन कर सकते हैं। मूवमेंट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस यानी ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आर डेमोक्रेसी, ये अपन ने ऊपर भी पढ़ा। हाउएवर द राइट मस्ट बी पेशेंटली एंड इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। यानी यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, whenever we create a movement, हमको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग पेशेंस, अपने अंदर पेशेंस होना चाहिए। ओके, प्लस हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हम लोग गलत चीज़ की डिमांड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कभी भी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करती, या आप बोल सकते हो गवर्नमेंट कभी गलत चीज़ को रिसॉल्व भी नहीं कर सकती। ओके, मैं आपको इससे रिलेटेड एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ तो आपको एक स्टोरी समझ में आएगी। आपने सुना ही रहेगा इसके बारे में, जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। वहाँ पर लोग जो जमा हुए थे, उनका जमा होने का मेन मोटिव ही यही था कि वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सके। गांधी जी ने जब एकदम प्रीवियस टाइम पे जब गांधी जी मोर्चा निकालते थे, मूवमेंट्स निकालते थे, तो उनका मेन मोटिव ही ये होता था कि भाई अपने को अपने हक के लिए हमको खुद लड़ना पड़ेगा। तो वो जो मोर्चा होता था, वो मूवमेंट होता था, वो 1 दिन का या 1.5 दिन का नहीं होता था, वो महीनों भर चलता था। जैसे आपने सुना रहेगा हिस्ट्री में सॉल्ट सत्याग्रह या डांडी मार्च के बारे में, तो वो करीबन महीना भर चला था अगर आप देखोगे तो यही सारे मूवमेंट्स अपने लिए ज़रूरी भी है, और ताकि इससे अपने को अपने राइट्स के बारे में समझ में आता है। आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फीचर ऑफ अ मूवमेंट। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पॉइंट्स में दी है, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये पॉइंट्स में दिया गया है। चलिए एक के बाद एक पॉइंट के हिसाब से पढ़ते हैं। एज द मूवमेंट इज अ कलेक्टिव एक्शन, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज एक्सपेक्टेड। ये कलेक्टिव एक्शन है, अपने ऊपर भी पढ़ा कि कलेक्टिव लोग आके एक्शन लेते हैं, तो यहाँ पर पीपल्स का पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड है, मतलब पीपल आने ही चाहिए। दिस मूवमेंट इज अ मास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल फॉर्म्ड स्पेसिफिक कॉज। दिस मूवमेंट इज अ मास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पीपल फॉर्म्ड अ स्पेसिफिक कॉज, किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए किया जाता है। अगेन पढ़ा था, द मूवमेंट शुड हैव steadfast leadership,
The objectives program of action strategy is decided by the leaders. Without a good leadership the movement cannot be affected. ध्यान से सुनना, effective, ध्यान से सुनना। अपने को कभी भी अपन मोर्चा निकालते हैं ना, तो अपने को एक गुड लीडरशिप होना ज़रूरी है। लीडरशिप अच्छा रहा तभी मूवमेंट अपना काम करेगा। लीडरशिप अच्छा नहीं है मतलब अपना मूवमेंट भी सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लीडर को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करना पड़ता है, तभी जाके अपने को आप बोल सकते हो एक सोसाइटी में एक चेंज आता है। ठीक है। There are some organization which pursue problems through various movement, they find a solution to it. बहुत सारे अपने पास ऐसे organizations भी है जो ऐसे problems को देखते हैं, समझते हैं और उसके ऊपर pursue solution देते हैं। People render support to movement, it feel connected. People को support करना चाहिए। अगर कोई सच्चा movement है तो हम लोग को collective action लेना पड़ेगा। With people support the scope of the movement widens, यानी peoples के support के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो people का support सबसे ज़्यादा important रहता है। यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन। ओके कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स की बात की गई है यहाँ पर। ओके सबसे पहला मूवमेंट का नाम आता है ट्राइबल मूवमेंट। ध्यान से सुनना, ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल का मतलब आपको समझ में आना पड़ेगा। ट्राइबल का मतलब रहता है आदिवासी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। आदिवासी जो पीपल रहते हैं उनको उनके हक के लिए कुछ ना कुछ लड़ना पड़ता है, और उन्हीं हक के लिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया, शॉर्ट नोट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट में एक स्टोरी बताता हूँ। आदिवासी वो लोग हैं जो ब्रिटिश आने के बाद ब्रिटिशर्स ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया था, तो उन्हीं के लिए यहाँ पर कुछ आदिवासीज ने मिलके एक मूवमेंट लड़ा था जिसको ट्राइबल मूवमेंट्स के नाम से जाना गया। यहाँ पर एक स्टोरी के फॉर्मेट में लिखा है और ये स्टोरी के फॉर्मेट में अपन समझते हैं तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिप्राइव ट्राइबल पीपल दैट राइट टू लिवलीहुड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब ट्राइबल पीपल है, आदिवासी लोग हैं, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर, जंगल के ऊपर। ओके जंगल में रहते हैं, जंगल से ही वो फूड कलेक्ट करते हैं और जंगल से ही खाते हैं, जंगल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके लिवलीहुड, इनके जीवनचर्या के ऊपर क्वेश्चन यानी रेस्ट्रिक्शंस लगाया था कि भाई ये लोग फॉरेस्ट रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर, गोंड फ्रॉम उड़ीसा, कोली बिल्ला फ्रॉम एंड रामोशी फ्रॉम महाराष्ट्र, संतल एंड मुंडा फ्रॉम बिहार। ये सब क्या है सर? दे आर द नेम्स ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी के नाम है जैसे कोलम, गोंड, कोली, बिला, रामोशी, संतल और मुंडा। होप यू अंडरस्टूड। ये सब नाम है और ये सब नाम आपको याद रखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दैट प्लेस। ओके द ट्राइबल स्ट्रगल हैज़ कंटिन्यूड सिंस दोज ईयर। तब से आज तक ट्राइबल स्ट्रगल चल ही रहा है। ट्राइबल फेस सेवरल प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम द डिनाइड राइट ओवर फॉरेस्ट। ट्राइबल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आया था और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका था कि उनको फॉरेस्ट राइट्स के ऊपर डिनाई किया गया था, यानी वो फॉरेस्ट के ऊपर कोई हक नहीं ले जा सकते थे। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस द राइट ऑन ट्राइबल इज ऑन फॉरेस्ट इज डिनाइड। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी ट्राइबल्स पीपल को यही बोला गया था कि भाई तुम लोग फॉरेस्ट के ऊपर अपना हक नहीं जता सकते। तो उसी के लिए ट्राइबल पीपल आगे बढ़े, मूवमेंट किए, और उनके मूवमेंट का मेन जो मोटिव था वो क्या था? तो पहला उनका मोटिव था एक्सेप्ट देयर राइट्स ओवर फॉरेस्ट। मतलब उनका जो भी हक है वो फॉरेस्ट के ऊपर, उनका जो राइट है वो उनको मिलना ही चाहिए। परमिशन टू गैदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, परमिशन टू गैदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, तो उनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करने की परमिशन चाहिए। राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड, कल्टिवेशन करे फॉरेस्ट लैंड में। जैसे वहाँ पर बहुत सारे कल्टिवेशन होते हैं, जैसे झूम कल्टिवेशन होता है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है, ऐसे डिफरेंट कल्टिवेशंस होते हैं, कल्टिवेशन करते हैं ट्राइबल पीपल, तो वो कल्टिवेशन का उनको राइट चाहिए था। ये परमिशन वो डिमांड कर रहे थे किससे? गवर्नमेंट से। ओके आगे बढ़ता हूँ। अभी जैसे अपन ने यहाँ पर ट्राइबल मूवमेंट पढ़ा, यहाँ पर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट आता है फार्मर्स मूवमेंट। फार्मर्स मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट। मैं फटाफट थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। ओके प्रीवियस टाइम पे एक बार ऐसा हुआ था स्टूडेंट्स, जब इंडिगो, इंडिगो एक क्रैश क्रॉप है जिसको नील पौधा बोला जाता है, ये ना ज़मीन ख़राब कर देता है। तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बोलती थी कि तुमको अपने लैंड के 25% में इंडिगो कल्टिवेशन करना ही पड़ेगा। फार्मर्स को बिना पूछे, मतलब करना ही है भाई, कंपलसरी है, तुम लोग उसको डिनाई कर ही नहीं सकते। ये चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किया था। फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था क्योंकि ज़मीन का 25% में अगर वो लोग कल्टिवेशन कर रहे इंडिगो का, तो उनका ज़मीन बहुत ज़्यादा ख़राब होता था। और उनको ऐसा नहीं चाहिए था कि भाई ज़मीन ख़राब हो, उनको अपना ज़मीन सही ही रखना था, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ हुए थे। वो इश्यूज़ को लेके फार्मर्स ने भी कुछ मूवमेंट्स किया था।
यहाँ पर एक अलग स्टोरी भी आपको बताई गई है, ध्यान से सुनना स्टोरी को। मैं यहाँ पर चालू करता हूँ। ड्यू टू एंटी एग्रीकल्चरल पॉलिसी द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट द फार्मर स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ। फार्मर्स मूवमेंट वॉज विटनेस्ड इन चंपारण इंडिपेंडेंस एंड बरोडी बिफोर। मतलब आज इससे पहले भी चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो हो गया था, चंपारण में हुआ था, आपने चंपारण सत्याग्रह अगर आपने पढ़ा रहेगा तो वो इंडिगो वाला ही स्टोरी है जो मैंने अभी आपको रिसेंटली शेयर किया, और बरडोली में भी हुआ था। दे गॉट इंस्पिरेशन एंड लीडरशिप फ्रॉम महात्मा फुले, जस्टिस रनाडे एंड महात्मा गांधी। वही सेम जो इंडिगो का कल्टीवेशन हुआ था ये चंपारण में हुआ था, चंपारण प्लेस के ऊपर। और ये चंपारण प्लेस के ऊपर जब हुआ था तो एक सत्याग्रह, एक प्रॉपर मूवमेंट लड़ा गया था इन द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो वही यहाँ पर बोला गया है। महाराष्ट्र टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी यानी किराए, ओके। महाराष्ट्र टेनेंसी एक्ट स्लोड डाउन द मूवमेंट बट आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द मूवमेंट गेन मोमेंटम। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे ही आया अपने आप एक मोमेंटम गेन हुआ। व्हाट इज मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में डेवलपमेंट करना। ग्रीन रेवोल्यूशन एम्ड इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना और सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भर बनना, यही मेन मोटिव था। इन फूड ग्रेन्स एट बेनिफिट्स नॉट रीच टू पुअर फार्मर द मूवमेंट हैड स्टार्टेड। बेनिफिट्स, हर एक पुअर फार्मर, गरीब फार्मर को बेनिफिट्स मिलना चाहिए, ये इनका मेन मोटिव था। डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट, कुछ डिमांड्स है जो फार्मर मूवमेंट्स के थे। फ्लोचार्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट, अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए सही प्राइस रखना। सेकेंड, एग्रीकल्चर शुड बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर को सेम एंड इक्वल इंपॉर्टेंस देना जितना अपन इंडस्ट्री को देते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में तभी कुछ चीज़ें फॉर्म होती है जब अपने प्रोडक्शन अच्छी जगह से होता है एग्रीकल्चर से। इन द सिंपल टेंस अगर मैं बात करूँ, अगर इंडस्ट्री में टोमेटो केचप बन रहा है तो वो टोमेटो केचप के लिए भी आपको टोमेटो की ज़रूरत है जो आप एग्रीकल्चर से ही उगा सकते हो। तीसरा पॉइंट, टू इम्प्लीमेंट सजेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन। ध्यान से सुना, ये क्या है स्वामीनाथन कमीशन? अभी आने भी वाला है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्वामीनाथन कमीशन के ऊपर। इनसे स्पेशली सजेशंस और रिकमेंडेशंस लेना, यानी अगेन वही चीज़, सजेशंस लेना। क्विक डिसीजन ऑन डेप्ट रिलीफ एंड डेप्ट कैंसिलेशन। डेप्ट यानी कर्जा, डेप्ट रिलीफ यानी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक फार्मर का जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड कर लेता है। तो इनका यही डिमांड था कि कभी कभी डेप्ट कर्जा थोड़ा कम कर दो, कभी कभी कर्जा कैंसिल कर दो, कभी कभी कर्जा को थोड़ा माफ़ भी करो। नेशनल पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर, भाई अपने को एग्रीकल्चर के लिए भी एक नेशनल पॉलिसी चाहिए। देश के लिए जैसे अपन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं ना, वैसे एग्रीकल्चर के लिए भी अपने को रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए ताकि अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अच्छे से अच्छा बने। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया था स्वामीनाथन कमीशन ना, ये थोड़ा सा आपको ये एक्चुअली एक डू यू नो वाला टॉपिक है, ओके बट इसमें आपको अगर आप पढ़ लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये डू यू नो वाला टॉपिक है, अगर आप नहीं भी पढ़ते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सुन के ले लीजिए। द नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स NCF, ओके NCF वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 18 2004। 18 नवंबर 2004 में NCF बना था, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के लिए। आगे बोला है some problems related to the agriculture and farmers. The chairman of the commission was the architect of green revolution, श्री MS स्वामीनाथन। आपने इनके बारे में सुनना ही रहेगा 110%। MS स्वामीनाथन द फाउंडर या फिर बोल सकते हो दी लीडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इन्हीं को बनाया था हम लोग ने चेयरमैन ये कमीशन का, हैंस द कमीशन इज ऑल्सो नोन एज स्वामीनाथन कमीशन। इसीलिए ये चेयरमैन थे बोल के इनका कमीशन का नाम भी रखा गया स्वामीनाथन कमीशन। द फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड द कमीशन ऑन 4 अक्टूबर 2004। जब फाइनल रिपोर्ट आया था कि कमीशन एस्टेब्लिश हो गया, कमीशन अभी काम करेगी, वो 4 अक्टूबर 2004 में हुआ था। ध्यान से सुनना, द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन मेड बाय द कमीशन, यानी ये कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन, कुछ सजेशंस दिए थे। वो सजेशन ऐसे हैं। पॉइंट नंबर 1 बोलता है एक्सेप्ट द प्रोडक्शन कॉस्ट शुड बी गेट 50% इंश्योरेंस ऑन क्रॉप्स। मतलब एक फार्मर्स को 50% ऑफ क्रॉप्स का इंश्योरेंस मिलना चाहिए एटलीस्ट, ओके। दूसरा बोलता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड बी फिक्स्ड। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, फार्मर्स जब राइस ग्रो करते हैं तो वो राइस का प्राइस जब वो बेचते तो 4 या 5 रुपये का बेचते, लेकिन मार्केट में आते आते वो प्राइस कितना हो जाता है 40 रुपीज़ 50 रुपीज़, इवन कुछ राइस तो 100 रुपीज़ टच कर देते हैं। तो उनको भी एक फेयर प्राइस मिलना चाहिए। तो वहाँ पर वही बोला है, उनको एक फिक्स्ड प्राइस और एक फेयर प्राइस मिलना चाहिए। तीसरा बोलता है एन एग्रीकल्चरल रिस्क फंड शुड बी एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड रिलीफ टू फार्मर्स इन केस ऑफ सक्सेसिव क्रॉप फेलियर। किसी साल ऐसा हुआ कि उनका जो क्रॉप्स है वो फेल हो गया, ज़्यादा बारिश हो गई तो
तो फसल ख़राब हो गई, या बिल्कुल बारिश नहीं हुई तो सूखे की वजह से फसल ख़राब हो गया, तो उनके लिए रिस्क फंड जैसा एक कुछ बनाना चाहिए, एग्रीकल्चर रिस्क फंड, ताकि उस साल गवर्नमेंट उनको रिलीफ दे कि भाई तुम्हारा फसल ख़राब हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग ने इंश्योरेंस कराया या कुछ ऐसा एक रिलीफ फंड कराया जिससे उनको पैसा मिलेगा। ओके, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी शुड बी लीव्ड ऑन इम्पोर्टेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जो अपन इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगाते हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर ना लगाओ भाई। स्वामीनाथन कमीशन का ये सारे के सारे सजेशन बहुत ब्यूटीफुल थे और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, परमानेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इरीगेशन फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना चाहिए ताकि वो लोग अच्छा एग्रीकल्चर कर सके, प्लस इरीगेशन फैसिलिटीज़ होना चाहिए, पानी इसका सप्लाई होना। The rate of interest on loans for crops should be less। अगर फार्मर्स लोन लेता है क्रॉप्स के लिए यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए तो वो लेस होना चाहिए। फार्मर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद सीड्स एंड मशीनरी एट रीजनेबल प्राइस। इनको मशीन्स वगैरह की जो ज़रूरत पड़ेगी और सीडलिंग्स वगैरह की जो ज़रूरत पड़ेगी वो सब एक मिनिमम प्राइस में उनको देना चाहिए। बिकॉज फार्मर्स आर, आप बोल सकते हो अन्नदाता है वो हमारे, तो फार्मर्स को हर एक चीज़ बहुत फेयर प्राइस में मिलनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट है कि उनको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए। इसीलिए अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे सिम्बोलाइज मटेरियल्स है जिसके लिए अपन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। याद रहेगा आपको, आपने पढ़ा भी था शायद, जय जवान जय किसान। चलिए आगे बढ़ता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री ने ये दिया था स्लोगन। आगे बढ़ते अपन, लेबर्स मूवमेंट, लेबर्स मूवमेंट, लेबर्स मूवमेंट। ध्यान से सुनना, लेबर मूवमेंट इन इंडिया एमर्ज इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होने लगा ना, तो इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होते होते यहाँ पर लेबर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेलवे कंपनी वेर एस्टेब्लिश इन इंडिया इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में, मतलब आधा 19th सेंचुरी बीतने के बाद टेक्सटाइल और रेलवे इंडस्ट्री या रेलवे कंपनी शुरू होने लगी। इन 1899 रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक ऑफ देयर डिमांड्स। मतलब वो डिमांड के लिए रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पे निकल गए, ठीक है। हाउएवर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू रिसॉल्व द इशू वाज एस्टेब्लिश इन 1920। जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन आया था ना जो इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, वो 1920 में एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। 1899 में ये लोग स्ट्राइक पे निकले। 1920 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना, नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको लेबर मूवमेंट बोलो या ट्रेड यूनियन कांग्रेस बोलो या ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन बोलो, ये आपके ऊपर है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ठीक है। होप यहाँ तक आपको समझा रहेगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ग्लोबलाइजेशन दिस मूवमेंट एडवर्सली इफेक्ट एंड स्लो डिसइंटीग्रेटेड। प्रॉब्लम्स जो अपने वर्कर्स को हो रहा था, सबसे पहला प्रॉब्लम था अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट एंड नो लीगल प्रोटेक्शन। कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है और एम्प्लॉयमेंट भी इनको अच्छा नहीं मिल रहा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पैटर्न एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। पैसा तो मिलता ही नहीं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहता है, 3 महीने है, 3 महीने के बाद जॉब चला जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बंद होना चाहिए। अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स एंड हेल्थ हजार्ड्स। हेल्थ हजार्ड यानी तबीयत खराब हो जाती है, कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं रहता, अनलिमिटेड वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट पढ़ता हूँ, इनसिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। इनसिक्योरिटी एट वर्क प्लेस का मतलब ही रहता है कि वर्क प्लेस उनका सही नहीं चल रहा है, सिक्योरिटी नहीं है वर्क प्लेस में भी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ और आगे अपना टॉपिक, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसका नाम है वुमेन्स मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्टॉप द इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑन वुमेन, लीगल women and let them have the dignified life, many men and women social reformers had taken initiatives। वुमेन्स के लिए बहुत सारे लोगों ने, मेन हो या वुमेन हो, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, कुछ हेल्प किया है, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव्स लिया है। राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महर्षि धांडो केशव कार्वे, पंडिता रमाबाई रानडे वे द प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम। वुमेन्स के लिए, ये वुमेन्स के लिए लड़ने के लिए ये जो जितने भी आप लोगों के नाम पढ़े, ये सब प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हैं यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। द इनिशिएटिव टेकन बाय देम had brought to the end of practices। इन्होंने जो जो भी काम किया, ये जैसे आप बोलो राजा राम मोहन रॉय बोलो, महात्मा ज्योतिराव फुले बोलो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोलो, रमाबाई रानडे बोलो, ये सारे लोगों ने जो जो काम किया है उससे क्या प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिला है। जैसे सती बंद हुआ, सती आपको पता रहेगा, सती एक प्रैक्टिस होता था जो बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहा था, एक बोल सकते अपने इंडिया का एक रिचुअल ही हो गया था, तो वो सती बंद हुआ फाइनली। सती यानी, मैं वापस आपको एक बार बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता रहेगा तो, आफ्टर द डेथ ऑफ वाइफ, आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड, वाइफ को उसी चिता में, अपनी हिंदू रिलीजन में होता है ना कि चिता में आग लगाया जाता है, उसी चिता में वाइफ को भी डाल दिया जाता था।
चाइल्ड मैरिज, कम उम्र में शादी करवा देना, ड्यू टू देयर एफर्ट्स रिफॉर्म सच एज विडो री मैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन वेर पॉसिबल। सती और चाइल्ड मैरिज बंद हुआ, विडो री मैरिज और वुमेन एजुकेशन चालू हुआ। वुमेन एजुकेशन मतलब वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करना एजुकेशन देने के लिए वुमेन स्कूल्स चालू किए गए, वुमेन कॉलेजेस चालू किए गए, वुमेन्स के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लिया गया, कुछ सीट्स को रिजर्व रखा गया ताकि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। अपने गवर्नमेंट में, अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 50% से ज़्यादा सीट्स को रिजर्व रखा गया ओनली एंड ओनली फॉर वुमेन, ठीक है। और विडो रीमैरिज यानी जो विधवा औरतें रहती है वो वापस शादी कर सकते हैं, ये हक उनको दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। आफ्टर इंडिपेंडेंस वुमेन गॉट राइट टू वोट। इंडिपेंडेंस के बाद वुमेन्स को वोटिंग करने का हक मिला। वाओ नाइस। दे डिमांडेड थ्रू वेरियस मूवमेंट दैट दे शुड गिवन द स्टेटस ऑफ प्रेस्टीज ह्यूमन बीइंग्स। जैसे हम लोग मेंस को देते ना इंपॉर्टेंस, वैसा सेम टू सेम वुमेन्स को भी अपने को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन वेरियस मूवमेंट टू अपोज करप्शन। वुमेन्स ने बहुत सारे पार्ट्स में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, जैसे करप्शन हटाने के लिए। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नाम का एक चैप्टर था, याद रहेगा तो। उसमें एंटी लिकर कैंपेन, चिपको मूवमेंट, ये सब वुमेन्स ने ही किया है। सो उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे कास्ट सिस्टम को हटाया, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट को हटाया, बहुत सारे उन्होंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। वुमेन स्टार्टेड इनिशिएटिव टू ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स रिलीजिंग इनजस्टिस डन टू देम। वुमेन्स अभी अपने हक के लिए लड़ना भी सीख गई थी। उनके साथ कुछ अगर इनजस्टिस, कुछ अन्याय होता था तो वो अन्याय के खिलाफ लड़ती भी थी। आगे बढ़ता हूँ। वुमेन हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, स्टेटस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंडिपेंडेंस, एम्पावरमेंट आर दी चैलेंजेस फेस प्रेजेंटली बाय वुमेन्स मूवमेंट। वुमेन्स मूवमेंट में ये सारी चीज़ों के ऊपर फेस किया जाता है। जैसे वुमेन्स के हेल्थ के लिए, वुमेन्स के एजुकेशन के लिए, अगर आप आज देखते हो बहुत सारे अपने पास कॉलेजेस है, स्कूल्स है जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस है। ओके जैसे CST, अगर अपने महाराष्ट्र में मुंबई में जो CST वगैरह है, वहाँ पर SNDT वगैरह कॉलेजेस जो प्रॉपर वुमेन्स या फिर गर्ल्स कॉलेजेस है। सोशल सिक्योरिटी बढ़ाया गया। स्टेटस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इनको भी एक ह्यूमन बीइंग्स का स्टेटस दिया गया। इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना, ये सारी चीज़ें आज वुमेन अपने हक के लिए लड़ती है। ओके बात करूँ अगर आगे, तो वुमेन्स के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई वो है अपना एनवायरनमेंट। अपना एनवायरनमेंट हमेशा अच्छा रहना चाहिए, अपना जो आसपास का सराउंडिंग है वो हमेशा अच्छा रहना चाहिए। यहाँ पर वही बोला एनवायरमेंटल मूवमेंट। एनवायरमेंटल मूवमेंट का मतलब रहता है अपने एनवायरनमेंट के लिए जो आंदोलन किए गए थे। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी एनवायरनमेंट का हार्म होना इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम टू टैकल द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये सिर्फ अपने इंडिया का प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। चैलेंजेस फेस्ड बाय द मूवमेंट, कुछ चैलेंजेस ये मूवमेंट ने फेस किया। पॉइंट्स में लिखा है, फर्स्ट टू स्टॉप पोल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर्स। इंडस्ट्री में बहुत सारा ऐसा पानी का फ्लो होता है, वेस्ट जो बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो रहता है वो पानी में अपन भेज देते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है। ओके रिवर्स का पोल्यूशन होता है। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड इट्स इल इफेक्ट्स। केमिकल्स वगैरह का यूज़ करना कम करना चाहिए ताकि अपना एनवायरनमेंट हार्म ना हो। एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, बहुत सारे थर्मल पोल्यूशन, डिफरेंट पोल्यूशंस होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रीन बेल्ट, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करना चाहिए और ग्रीन बेल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट कंज्यूमर मूवमेंट। भाई अपने साथ कभी भी कुछ भी धोखा हुआ ना एज अ कंज्यूमर तो मैं सीधा कोर्ट जा सकता है, लेकिन मेरे लिए कोई आम कोर्ट नहीं बना, मेरे लिए बना है कंज्यूमर कोर्ट। तो मेरे साथ एज अ कस्टमर, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, मैं एक कस्टमर, ठीक है, कस्टमर के साथ कुछ भी धोखा होता है तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं और उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड बना है जिसका नाम है कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है। और इसी कंज्यूमर को कोर्ट को लेके थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट वगैरह बोला है। कंज्यूमर मूवमेंट मतलब हम लोग के लिए, हम कंज्यूमर्स के लिए जो मूवमेंट लड़ा गया। पॉइंट नंबर 1, कंज्यूमर मूवमेंट बिगन इन इंडिया फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वर पास्ड इन 1986। कंज्यूमर मूवमेंट पास हुआ 1986 में, इसी के लिए आज कंज्यूमर मूवमेंट एक्ट पास होने के बाद कंज्यूमर मूवमेंट्स चलाए गए। The movement treat each member of the society as a consumer। अपने सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं ना, आप, मैं, जितने भी अपने आसपास पीपल्स है, ये सारे के सारे हमारे सोसाइटी का हर एक मेंबर एक कंज्यूमर को अज्यूम किया गया है ये मूवमेंट के अंडर। अडल्टरेशन, ध्यान से सुनना, अडल्टरेशन यानी मिलावट करना, एडिंग सबस्टैंडर्ड सब्सटेंस टू फूड प्रोडक्ट्स, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम्स, अचानक से प्राइस बढ़ा देना। फ्रॉड इन वेट, भाई वजन, मैं 5 किलो मांग रहा और तू मेरे को 4 किलो 500 या 4 किलो 700 ही ग्राम दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है तू। एंड मेजर्स आर दी सम प्रॉब्लम्स एज अ कंज्यूमर हैड टू फेस। कंज्यूमर को ये सारे प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। भाई आजकल तो हर एक चीज़ में मिलावट हो रहा है, दूध से लेके फ्रूट्स तक हर एक चीज़ में मिलावट हो रहा है। तो ये मिलावटी चीज़ को कम करना, इसके लिए अपन जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है, या फिर अपने हक के लिए अपन लड़ सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं।
पैसा बढ़ाना, कॉस्ट बढ़ाना या फिर फ्रॉड करना वेट वगैरह में, ये सब के लिए हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है जो 1986 में पास हुआ था, और ये कंज्यूमर मूवमेंट के अंडर आता है। कंज्यूमर मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन टू सच फ्रॉड्स। ये सारे फ्रॉड्स से बचने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। मूवमेंट इन द पोस्ट 1980s के दौरान, पोस्ट 1980s के दौरान कुछ मूवमेंट्स वगैरह के ऊपर ध्यान दिया गया था। द पोस्ट 1980s मूवमेंट वेयर डिफरेंस फ्रॉम द अर्लियर मूवमेंट। जैसे ही 1980s आया तो 1980s के टाइम पे जितने भी मूवमेंट्स वगैरह हो रहे थे वो सब पहले वाले मूवमेंट से थोड़े डिफरेंट थे, थोड़े अलग थे। दे वेर इशू बेस्ड मूवमेंट एंड पीपल ट्राई टू ऑर्गेनाइज इशू बेस्ड मास मूवमेंट। उनको जो भी इशू हो रहा था वो उसके खिलाफ मूवमेंट लड़ रहे थे। ठीक है, मेरे को इशू हो रहा है तो अब मैं अपने हक के लिए मूवमेंट लड़ेगा, और इसी मूवमेंट को लेके मैं अपने लोगों को भी बताएगा। जैसे फॉर एक एग्जांपल देता, अपने सोसाइटी में अभी फ़िलहाल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सोसाइटी में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम सब साथ में आते हैं। जैसे रिसेंट टाइम्स में रेप केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे सोशल जो अपना सोसाइटी है, सोसाइटी एक साथ आता है और उसके लिए लड़ता है। वो पर्सन्स के लिए XYZ जो भी पर्सन है उसके लिए वो लड़ता है ताकि उसको जस्टिस मिले, उसको न्याय मिले। दिस इज़ नोन एज व्हाट? दिस इज़ नोन एज मूवमेंट। मतलब इशू बेस्ड मूवमेंट का यही मतलब रहता है कि अपने सोसाइटी में जो इशू हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मूवमेंट करना। यहाँ पर सोसाइटी बेस्ड मूवमेंट होता था, यहाँ पर इशू बेस्ड मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसको नियो सोशल मूवमेंट भी बोला गया है। दिस इज नोन एज नियो सोशल मूवमेंट। आगे बढ़ता हूँ और अपने टॉपिक के एकदम लास्ट में जाता हूँ। एक्चुअली ये एक काइंड ऑफ ऐसा टॉपिक है जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया है एज डू यू नो, तो अगर आप पढ़ लोगे तो आपके लिए अच्छा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा है। इंडियाज़ वाटरमैन। अपना कब एग्जाम में क्वेश्चन है कि अपने इंडियाज़ वाटरमैन किसको बोला गया है, तो बोला गया डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा को। ध्यान से सुना। अ रेवोल्यूशनरी अप्रोच टू सॉल्व वाटर क्राइसिस, वाटर प्रॉब्लम्स। क्राइसिस का मतलब रहता है प्रॉब्लम्स इन राजस्थान। राजस्थान में जो पानी की कटौती होती है उसको सॉल्व करने के लिए एक पर्सन आया था, नाम क्या था? राजेंद्र सिंह राणा। ही बिल्ट thousands of johads and brought about water revolution in Rajasthan. He was known as waterman of India. इन्हीं को बोला गया waterman of India क्योंकि ये बहुत सारे जोहार्ड्स बनाए हैं। जोहार्ड्स आपको यहाँ पर मैं इमेज में दिखा रहा हूँ, यही है जोहार्ड्स गाइस। ओके, he revived many rivers in the desert region of Rajasthan. राजस्थान के डिफरेंट डेजर्ट इलाके में इन्होंने रिवर्स वगैरह का फॉर्मेशन किया, है ना, मतलब कहीं ना कहीं रिवर्स वगैरह जो सूख गए थे उनका फॉर्मेशन किया। ही फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना था जिसका नाम था तरुण भारत संघ, विच बिल्ट 11,000 जोहार्ड्स इन 100 ऑफ विलेजेस। 100 से ज़्यादा गाँवों में इन्होंने जोहार्ड्स वगैरह बनाया, और ये सब करने में इनका खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था तरुण भारत संघ। He started a campaign for conservation of water, revival of rivers, forest conservation and wildlife conservation. यानी जंगल को बचाना, वाइल्ड यानी जानवरों को बचाना, कंजर्वेशन ऑफ वाटर पानी को बचाना, और रिवाइवल ऑफ रिवर्स जो रिवर्स सूख गए उनमें वापस कैसे उनको रिवाइव करना। ये सब के लिए इन्होंने अपना कैंपेन को बढ़ाया, इसीलिए इनको क्या बोला गया, एक टैगलाइन दिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया। For his work, he won Stockholm Water Prize Award, known as Nobel Prize of Water. अपने वाटर के लिए जो इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया, इन्होंने इतना बड़ा काम किया, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला, नोबेल प्राइज़ फॉर वाटर मिला, जो इनको मिला स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ में। ओके, यहाँ पर अपना चैप्टर पूरा एंड हो जाता है। चैप्टर इसके बाद कुछ भी नहीं है चैप्टर में, ठीक है। इतना सा ही चैप्टर था, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा छोटा और मज़ेदार चैप्टर था। होप आपको पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा रहेगा। चैप्टर में आपको कुछ भी डाउट्स आता है, XYZ कुछ भी, तो आप सीधा कमेंट्स में जाके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपकी कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। गाइज, अगर आप एजुकेशन वर्ल्ड पे फर्स्ट टाइम आए हो और आपको नहीं पता है तो अपना एजुकेशन वर्ल्ड का एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको कुछ भी टॉपिक के रिलेटेड, आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से वीडियो में नेक्स्ट वीडियो अपना कौन से टॉपिक पे चाहिए, अगर आपको चाहिए तो वो वहाँ पर आप मेरे को पूछ सकते हो। आपके कमेंट्स का मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, आपके DMs का मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मेरा खुद का अकाउंट भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप विजिट कीजिए, आप फॉलो कीजिए, और आपको अगर कुछ लगता है कि कोई टॉपिक के वेस्ट के ऊपर या कोई चैप्टर के वेस्ट के ऊपर, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।